नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 4 अगस्त के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चमन परियोजना के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। तो आइए पहले कथन को देख लेते हैं। पहला कथन है, किसान की आय बढ़ाने हेतु बागवानी क्षेत्र को रणनीतिक विकास प्रदान करने के लिए यह एक अग्रणी परियोजना है। तो यहां पर बात हो रही है चमन योजना की। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है जिसका शीर्षक है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और यहां पर 2 स्कीम की चर्चा की गई है। पहला स्कीम है फसल स्कीम और दूसरा है चमन स्कीम। और इन दोनों योजनाओं में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फसल की पैदावार को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगर हम चमन स्कीम की बात करें तो यह स्कीम खास करके बागवानी फसलों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो किसान बागवानी से जुड़े हुए हैं उनके इनकम को बढ़ाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके फसल उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया जाता है जिससे उन्हें कम लॉस हो और फायदा ज्यादा हो। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, चमन परियोजना के तहत चावल, गेहूं, सरसों और जूट जैसी फसलों का मूल्यांकन रिमोट सेंसिंग तकनीक और उपग्रहों का उपयोग करके किया जाता है। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि फसल और चमन योजना ये दोनों ऐसी योजनाएं हैं जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके फसल उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया जाता है। अगर हम फसल योजना की बात करें तो इस योजना में 9 फसलों का मूल्यांकन किया जाता है जिसमें चावल, गेहूं, तूर, कपास, जूट, गन्ना शामिल हैं। अगर हम चमन परियोजना को देखें तो ये परियोजना जैसा कि हम सभी जानते हैं बागवानी से जुड़ा हुआ है। तो इस योजना के तहत 7 फसलों का मूल्यांकन किया जाता है और ये फसल है आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, आम, केला और नींबू। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला कथन सही है। तो इस न्यूज को आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसमें फसल और चमन स्कीम को लेकर के बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, उन बातों को भी आप लोग नोट कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है और आपको यहां पर 3 कथन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है, पुलिलूर की लड़ाई और पोर्टो नोवो की लड़ाई तीसरे आंगल मैसूर युद्ध के भाग के रूप में लड़ी गई थी। तो यहां पर जो पहला कथन है वो साफ साफ गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पोर्टो नोवो की लड़ाई 1 जुलाई 1781 और पुलिलूर की लड़ाई 27 अगस्त 1781 को हुई थी। यानी कि ये दोनों लड़ाइयां जो है दूसरे आंगल मैसूर युद्ध से जुड़ी हुई हैं। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत है जिसमें लिखा हुआ है कि ये लड़ाइयां तीसरे आंगल मैसूर युद्ध से जुड़ी हुई हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, तीसरे आंगल मैसूर युद्ध के बाद हस्ताक्षरित मैंगलोर की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपना बकाया भुगतान करने तक अपने 2 बेटों को जमानत के रूप में अंग्रेजों को सौंपना था। तो यहां पर बात कही गई है मैंगलोर की संधि की। आप सभी जानते हैं कि तीसरा आंगल मैसूर युद्ध जब खत्म हुआ तब वहां पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इस संधि के तहत लगभग आधे मैसूर क्षेत्र पर अंग्रेजों, निजाम, मराठाओं के गठबंधन ने कब्जा कर लिया। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात हुई थी, यहां पर इस युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई टीपू सुल्तान को ही करनी थी और यहां पर युद्ध की भरपाई के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए देने थे। और इसमें कहा गया था कि इस 3 करोड़ में से जो आधी रकम है वह तुरंत देनी थी और बाकी जो बची हुई रकम है वो किस्तों में देनी थी। और इसके लिए टीपू सुल्तान को अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक बना करके रखना था। यानी कि जिस बात की यहां पर चर्चा हो रही है, यानी कि कथन 2 में चर्चा हो रही है, वो बातें सेरिंगापट्टनम की संधि में हुई थी, ना कि मैंगलोर की संधि में। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, तीसरे आंगल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर अंग्रेजों के सहायक गठबंधन का हिस्सा बन गया। तो यहां पर अगर देखा जाए
तो ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है वो बात चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में प्रवेश किया। और यहां पर जो हमारा तीसरा कथन है वहां पर कहा जा रहा है कि ये जो सहायक संधि वो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, जो कि गलत है। यानी कि यहां पर तीनों के तीनों कथन गलत हैं। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीनों के तीनों कथन गलत हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज भी आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में। इस न्यूज को भी आप लोग देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो इस पर बनाया गया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सौभाग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है, यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों यानी कि एपीएल और गरीब परिवार दोनों और शहरी क्षेत्र में गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यहां पर चर्चा हो रही है सौभाग्य योजना की। अगर हम इस योजना की बात करें तो सभी ग्रामीण और शहरी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की गई थी, जिसे हम सौभाग्य योजना के रूप में भी जानते हैं। इस योजना के तहत गांवों में और शहरों में सभी के घर तक बिजली पहुंचाया जाना सुनिश्चित करना था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों यानी कि वो घर एपीएल के हों या फिर बीपीएल के हों या फिर शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो इस योजना में बिजली के कनेक्शन के ऊपर बात हो रही थी और यहां पर यह कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में जो लोग बीपीएल फैमिली हैं यानी कि गरीब परिवारों में आते हैं उनको जो है मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा, जबकि बाकी घरों में जो है एक छोटा सा चार्ज लेकर के उन्हें बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इस योजना की नोडल एजेंसी है। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है। इस योजना में कहा गया है कि पूरे देश में इस योजना को लागू करने के लिए जो नोडल एजेंसी होगी वो एजेंसी होगी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए लाभार्थी परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक और जाति गणना 2011 के डेटा का उपयोग करके की जाती है। तो यहां पर यह कथन बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने कहा कि वे परिवार जो बीपीएल हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें यहां पर मुफ्त में कनेक्शन दिया जाएगा। और इसके लिए इस योजना में 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति गणना का उपयोग किया जाएगा और इसके आधार पर जो लाभार्थी हैं उन्हें मुफ्त बिजली कनेक्शन का निर्धारण किया जाएगा। और इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर जो तीसरा कथन है वो सही हो जाता है, यानी कि सिर्फ पहला कथन गलत है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। और इसके आधार पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन गलत है और सिर्फ पहला कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है अ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। तो इस न्यूज को भी आप लोग देख लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कोयर जियो टेक्सटाइल्स का अनुप्रयोग है। और यहां पर आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं। तो यहां पर बात हो रही है कोयर जियो टेक्सटाइल की। इससे रिलेटेड एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है जिसका शीर्षक है यूज ऑफ कोयर जियो टेक्सटाइल्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड अंडर पीएमजीएसवाई। एक और न्यूज कोयर जियो टेक्सटाइल्स को लेकर के आया था और यह न्यूज 20 मई 2020 का है। और इस न्यूज में इसके यूज के बारे में खुल करके चर्चा की गई है, इसीलिए मैंने इसका उपयोग यहां पर किया है। आप भी इस न्यूज को जाकर के देख लेंगे। इस न्यूज में कोयर जियो टेक्सटाइल्स को लेकर के बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं और यहां पर कहा गया है कि ये जो टेक्सटाइल है वो काफी मजबूत है, अत्यधिक टिकाऊ है, टूट फूट मोड़ एवं नमी प्रतिरोधी है और यहां पर किसी भी सूक्ष्म जीव के हमले से मुक्त है। और इसको देखते हुए
ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए यह एक अच्छी सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है वर्षा जल संचय, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। त्वरित वनस्पति को बढ़ावा देना, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। सड़क फुटपाथों में उप श्रेणी की मिट्टी के सामर्थ्य में सुधार, यहाँ पर तो यूज हमने अभी अभी देखा। मृदा अपरदन को रोकने के लिए पार्श्व ढलानों का स्थिरीकरण, इसमें भी इसका उपयोग होता है। पांचवा जो पॉइंट है सड़कों का निर्माण, हमने अभी अभी देखा कि यहाँ पर सड़कों के निर्माण में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो कोयर जियो टेक्सटाइल्स इन सभी में उपयोग होता है। और इसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोयर जियो टेक्सटाइल का उपयोग इन पांचों में किया जाता है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, और यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर एक तरफ समाचारों में कभी कभी उल्लेखित समुदाय का इस्तेमाल किया गया है, और ये समुदाय किस देश के मामलों से जुड़े हुए हैं इसके बारे में दूसरे साइड में बताया गया है। और हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त युगों में से कौन सा सुमेलित है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कुर्द, और उसके सामने लिखा हुआ है बांग्लादेश। तो यहाँ पर ये पॉइंट सुमेलित नहीं है। अगर हम कुर्द की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको मैप में दिखा दिया है कि जो कुर्द हैं वो किन देशों में पाए जाते हैं। ये कुर्द तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, आर्मेनिया जैसे देशों में पाए जाते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसके सामने लिखा हुआ है बांग्लादेश, तो ये सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है मधेसी, और इसके सामने लिखा हुआ है नेपाल। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो मधेसी हैं वो नेपाल में रहते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो दूसरा कथन सही तरीके से सुमेलित है। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है रोहिंग्या, और उसके सामने लिखा हुआ है म्यांमार। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी सुमेलित है। आप सभी जानते हैं कि रोहिंग्या हमेशा न्यूज में रहते हैं, और ये समुदाय म्यांमार से जुड़ा हुआ है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा और तीसरा जो कथन है वो सही तरीके से सुमेलित है, जबकि पहला कथन सही तरीके से सुमेलित नहीं है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं समुद्री जल मत्स्य पालन के ऊपर, यानी कि सी वाटर फिशिंग को लेकर के। इससे रिलेटेड एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, इस न्यूज को आप लोग देख लेंगे। और यहां पर यह कहा गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा समुद्री मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय नीति 2017 को भारतीय जल में समुद्री मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है, और इसी की जानकारी इस न्यूज में दी गई है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारे देश में समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए इस नीति को बनाया गया है, जिसे कि सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। इसी न्यूज में यह भी बताया गया है कि मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इन सभी ने मिल करके 2020-21 से लेकर के 2024 तक, यानी कि 5 वर्षों के अवधि के लिए 20,050 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत भी की है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की भी चर्चा की गई, और कहा गया है कि योजना 5 सालों के लिए लागू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2020-21 से होगी, और ये 2024 तक चलेगा। और इस योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च होगा। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं। इन टॉपिक्स को आप लोग जरूर पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एक न्यूज में वो कौन सी बातें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।